अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। हम लोड शेडिंग का तस्करा करेंगे। हम बात करेंगे जनाब किस तरह से मौसम बदला कराची और उसके आसपास और कितनी देर के लिए बदला। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बात हो रही है मरियम नवाज की, जो हुकूमत पर तनकीद की आड़ में अपनों को ही निशाना बना गईं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत की तजवीज़ मरियम नवाज ने नज़रअंदाज कर दी। कहती हैं उन्होंने तो शहबाज शरीफ की बात ही नहीं सुनी, शायद उन्होंने कौमी मुफाहिमत का कहा होगा। इसके अलावा सरकारी टीवी पर अपोजिशन लीडर की तकरीर नशर होने पर हैरान नजर आई। कहने लगी, मेरी तकरीर नशर की तो पीटीवी बंद करके स्टाफ को जेल में डाल दिया जाएगा। मरियम नवाज अदालत में पेशी के बाद मीडिया के सामने आई तो थी हुकूमत पर निगाहें, मगर कोई और निशाना। शहबाज शरीफ साहब अपने चचा शहबाज शरीफ को सरकारी टीवी पर देखकर काफी हैरान थीं। मैं तो वैसे हैरान हो गई थी। जब मुझे पता चला तो मैं चैनल चेंज करके देख रही थी कि वाकई चला रहे हैं या नहीं चला रहे। चचा की कौमी हुकूमत की तजवीज तो भतीजी ने सुनी ही नहीं। मैंने देखी नहीं उनकी, लेकिन फिर अगर मगर शायद मेरे ख्याल से कहकर बात बदल दी। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी। कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। चचा जो चाहते हैं भतीजी नहीं कहती। पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम कर। भतीजी जो नहीं चाहती चचा वही कहते हैं। ना मुफाहमत ना मुजामत। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। तभी वो शायद समझती हैं कि सरकारी टीवी पर क्यों नहीं आती। भाई मेरी तकरीर चलाएंगे तो वो अपना ही पीटीवी को बंद करके उन सबको जेलों में डाल देंगे। अब निशाने तो यहाँ वहाँ लगने ही थे। कुछ ऐसा ही पेशी पर हो गया था। कई पेशियां भुगती, लेकिन क्या अभी तक अदालत आने का तरीका मालूम नहीं हो सका। मरियम नवाज अदालत में देर से पहुंची, फिर सलाम दुआ करने अलग सलग करने लग गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जिसे ये नहीं मालूम अदालत कैसे आते हैं, क्यों ना उसकी जमानत नैब की इस्तदा पर खारिज कर दी जाए। बाद में मुल्जिमान के वकील की इल्तिवा की दरखास्त मंजूर कर ली गई। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। सैकड़ों पेशियां भुगतने वाली मरियम नवाज कमरा अदालत में एंट्री का सलीका भूल गयीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की मौजूदगी में ऊंची आवाज में यकजहती के लिए आए अफराद से सलाम दुआ की, हाल अहवाल पूछा। जारी समात में कमरा अदालत का माहौल खराब करने पर जमानत मनसूख होते होते बची। एमन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम और सफदर की अपीलों पर समाअत शुरू हुई तो मुल्जिमान वक्त पर अदालत न पहुँचे। जजेस ने पूछा अपील करने वाले कहाँ हैं। अता तारण ने बताया मरियम नवाज 5 मिनट में पहुँचेंगी। कैप्टन सफदर यहीं थे, दिखाई नहीं दे रहे। जस्टिस आमिर फारूक बोले, क्या वो गैर मरई शख्स हैं जो दिखाई नहीं देते। नए प्रोसिक्यूटर ने अदम हाजिरी पर मियाँ बीवी की जमानत खारिज करने की इस्तदा की तो इसी दौरान मरियम नवाज ऊंची आवाज में बोलती कमरा अदालत में दाखिल हुई। कंडक्ट देखकर जस्टिस आमिर फारूक बोले, जिसे ये नहीं पता अदालत कैसे आते हैं उसकी जमानत सच में ही खारिज क्यों न कर दें। जिस पर अता तारण ने फौरत माजरत कर ली, जिसे कबूल कर लिया गया। अदालत ने मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज की इल्तिवा की दरखास्त मंजूर कर ली और समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। साथ ये भी कहा मजीद इल्तिवा न लें, ये केस 2019 से चल रहा है। और चचा भतीजी के बयान में तजाद पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आ गया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं, शीन पर मुस्लिम लीग मीम भारी पड़ चुकी है। बोले, एहतसाब के अमल को इंतकाम के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन लोगों की शादियां और कारोबार बैरून मुल्क होते हैं, ये इक़्तिदार में सिर्फ लूट मार के लिए आते हैं। अपने केसेस को डिले करना चाहते हैं, इल्तवा के पीछे जो है वो छुपना चाहते हैं। ये एहतसाब के अमल को इंतकाम के तौर के ऊपर पेश करना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ की तो सजाएं बहाल हो चुकी, उनको तो ये अदालतें वापस बुलाती नहीं, वो वापस नहीं आए। वहाँ पर कॉफी पी रहे हैं, वहाँ बैठ के मुल्की इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उनकी साहबजादी है, वो भी मुल्क से बाहर जाना चाहती। उन्होंने आज बड़ा अफसोस का इजहार किया, मेरे बेटे की शादी थी तो मैं बाहर नहीं जा सकी। आप
आपकी शादियां भी बाहर होती हैं, आपका सारा कारोबार भी मुल्क से बाहर होता है, तो फिर पाकिस्तान आप क्या लेने आते हैं? इक़्तिदार में सिर्फ लूटमार करने आते हैं। सियासत को आप लोगों ने, शरीफ खानदान ने अपना कारोबार समझा हुआ है। एक तरफ इनके चचा जो है वो कौमी हुकूमत कहते हैं, ये कौमी मुफाहमत कहते हैं। तो शीन के ऊपर मुस्लिम लीग नून में मीम जो है वो भारी हुई हुई। ये गुड कॉप बैड कॉप की कहानी नहीं चलेगी। इनका कड़ा एहतसाब भी होना है। लूट मार का जो है वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। इल्तवाओं के पीछे जो है वो नहीं छुपने देना चाहते। दूसरी जानिब मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं नवाज शरीफ ने इदारों के दरमियान मुनाफरत फैलाई। मियाँ साहब ने हमेशा इदारों से झगड़ा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई। शहबाज गिल ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ऑपोजिशन को खूब लताड़ा। अरहम खान की रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ऑपोजिशन को आखिर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों? पार्लिमानी और सियासी उमूर के मुशीरान ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इख्तिलाफ को आड़े हाथों ले लिया। बाबर अवान ने 2013 के इंतखाबात के हवाले से बड़ा सवाल भी उठा दिया। आधी रात का वक्त था, उन्होंने आपके सामने कहा था कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी देना। वो जिसको एड्रेस कर रहे थे वो यहाँ लिखा हुआ है कौन था। अगले इलेक्शन 2023 के उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। आई वोटिंग के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम किए गए। शहबाज गिल EVM पर बातचीत की दावत देते हुए भी ऑपोजिशन पर वार करना ना भूले। शहबाज शरीफ साहब को लगता है शायद कोई तरीका बन जाए। EVM को अगर आपने कबूल करना है तो खुल के मैदान में करें। ये बैक एंड से पैगाम ना भेजें कि अगर हमजा के केसेस खत्म कर दें तो मैं EVM में आपके साथ हूँ। मुशीरान का कहना था ऑपोजिशन ने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी धांधली का वावेला किया, जबकि हुकूमत तो बस साफ और शफाफ इंतखाबात कराना चाहती है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कार इन ट्रबल, मुआवजा जानिए जी बुलेटिन में। इंतखाबात से पहले ही धांधली का शो और कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में धांधली का खदशा है। मुस्लिम लीग नून शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। साद रफीक ब्यूरोक्रेसी को भी ललकारते रहे। बोले किसी ने गैर कानूनी अहकामात माने तो उसे कटहरे में लाएंगे। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात मैदान सजने से पहले ही धांधली की आवाजें उठने लगी। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी दर्ज करा दी। मतवाले रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा आजाद कश्मीर, सियालकोट और डस्का की तरह कंटोनमेंट बोर्ड में भी वोट चोरी होने का खदशा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ प्री पोल धांधली के शवाहिद मौजूद हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से जो खुलेआम मुदाखलत और धांधली की जा रही है, हमने उसके सबूत इलेक्शन कमीशन को पेश किए हैं। इलेक्शन कमीशन इन कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में खामोश तमाशाई न बने। ख्वाजा साद रफीक का ब्यूरोक्रेसी को गैर जानिबदार रहने और अपने काम से काम रखने का इंतबा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो गौर से सुन लें कि ये जो दादागिरी की कोई कोशिश करेगा उसके ऊपर बिल्कुल निशान भी लगेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, कानून के मुताबिक उसको कटहरे में भी लाया जाएगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया को भी इलेक्शन में मुदाखलत से बाज रहने का मशवरा। कहा पोलिंग के दिन वोट पर सख्त पहरा देंगे। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। और एहसास करने वालों को गरीबों की कोई फिक्र नहीं। बिलावल भुट्टो एक बार फिर तब्दीली सरकार पर तनकीद कर गए। कहा अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। 50 लाख घर बनाने के दावेदार एक घर तक नहीं दे सके। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है, कौम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। एहसास कहते हैं, उनको तो कोई एहसास ही नहीं है। आपको एहसास नहीं है कि ये अवाम कितने तकलीफ में है। पाकिस्तान के अवाम खान साहब की महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। आपकी तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से मुश्किल में है। याद है आपको ना, खान साहब ने वादा किया था 50 लाख घर बनाएगा। आप मुझे बताएं, क्या आपके गांव में खान साहब ने एक घर बनाया है, एक मकान बनाया है? पर्दे और सदर जोदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का शुरू किया था। मियां साहब ने, खान साहब ने उन्हीं प्रोग्राम्स को आगे चलाया है।
मगर नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला जब आगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो हम सही तरीके से ये प्रोग्राम चलाएंगे। तालीम याफ्ता खातून माशरे को मर्द से ज्यादा फायदा पहुंचाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तहिक घरानों के बच्चों के लिए एहसास तालीम प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मुल्क का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां वालिदैन बेटियों को तालीम ना दिलवाना चाहते हों, मगर हमने बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दी ही नहीं। कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उनकी ही बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़जाना और लीगी रहनुमा इसहाक़ डार की सेनेटरशिप खतरे में पड़ गई। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन के लिए तीसरी तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस के तहत सेनेट के मुंतखब अरकान को इजलास की पहली नशिस्त के 60 दिन और ऑर्डिनेंस के इतलाक़ के 40 दिन के अंदर अंदर हलफ उठाना होगा। वक्त पर हलफ न उठाने की सूरत में मुंतखब अरकान की नशिस्त खाली हो जाएगी। सदर मुमलिकत ने सईद अल्लाह की एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज के तौर पर तैनाती की समरी भी मंजूर कर ली। बिजली पर बिजली गिर गई, तफसीलात जानिए कुछ ही देर बाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान को माजी की तरह तनहा ना छोड़ा जाए। तालिबान अगर वादों की पासदारी करते हैं तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इंतशार पसंद भारतीय मीडिया की बोलती बंद कर दी। सवाल हुआ कि आम माफ़ी के ऐलान के बावजूद अफगान मुल्क छोड़ना क्यों चाहते हैं। सुहेल शाहीन ने कहा, भारत भी अपने शहरियों को मगरबी ममालिक जाने की दावत दे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर भी पैर रखने को जगह न होगी। आगे बढ़ते हैं। कराची वाले हब्स के हिसार में थे, बारिश के इंतजार में थे कि जामशोरो सर्किट पर आसमान से बिजली गिर गई। 70% इलाका बिजली से महरूम हो गया। मुतादिद इलाके कई घंटे बाद भी अंधेरे में डूबे हैं। शाम 4:09 पर कराची के बड़े हिस्से से बिजली गायब हो गई। शुरू में शहरियों ने इसे मामूल की बंदिश और फॉल्ट समझा, मगर जब पूरे शहर से ही बिजली की बंदिश की इत्तलात मिली तो वाज़े हो गया कि शहर को एक ऐसे बड़े ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा है जिस दिन पारा 40 से ऊपर था। नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी, मलीर, कायदाबाद, अजीजाबाद, शाह फैसल समेत 70% इलाकों में मामूलाते जिंदगी थम कर रह गए। कारखाने खामोश हो गए और मजदूर हाथ पर हाथ धर कर बैठ गए। लाइट ही नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे सर? हम सबसे बड़ा मसला हमारे साथ इशू यही हो रहा है और ये हर थोड़े दिनों बाद होता है सर। मर्द तो घरों से बाहर आ गए, मगर खवातीन को गर्मी में परेशान होना पड़ा। 4 सवा 4 बजे से लाइट नहीं है और कोई पता नहीं कब आएगी, क्योंकि रूटीन से हटके गई हुई है। बिजली की बंदिश का दौरान या तवील हुआ तो जनरेटर के लिए पेट्रोल खरीदने वालों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गई। कितना देर हो गई पेट्रोल नहीं मिला सर? कितनी देर से? कम से कम भी मुझे 15 मिनट हो गए लाइन में खड़ा हुआ हूँ। अभी मजीद एक आधा घंटा लग सकता है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से साल के तीसरे बड़े ब्रेकडाउन का सबब जामशोरो सर्किट पर आसमानी बिजली गिरना बताया गया, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक का नेशनल ग्रिड से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक NTDC से बिजली बहाली के बाद शहर में बिजली का लोड बहाल कर दिया गया है। तो कराची में बारिश भी हब्स का हिसार नहीं तोड़ सकी। शहर में बादल बरसने के बाद भी गर्मी है। ब्रेकडाउन के बाद बहाल होने वाली बिजली फिर चली गई है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ हैं। अली, बताइए, शहर भर में बिजली और मौसम की क्या सूरत हाल है? कहाँ कहाँ बारिश है, कहाँ कहाँ बिजली नहीं है? जी बिल्कुल, कराची के अंदर जो है कहीं कहीं जो है हल्की बारिश हुई, कहीं तेज़ बारिश हुई है। उसके बावजूद भी जो है हफ्स का जो मौसम है, हफ्स मौजूद है शहर के अंदर। अगर हम बात कर लें, शाम को जो है बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से शहर का 70% इलाका जो है उसमें बिजली मुअत्तल हो गई थी। अब जो है कई इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है, जिसमें जो है नौरताबाद भी है, गुलशन इकबाल भी है, लियाकताबाद भी है, FB एरिया भी है। लेकिन हम जहाँ मौजूद है अभी पाकिस्तान चौक पर, ओल्ड सिटी एरिया का ये इलाका है,
यहाँ पर बिजली बहाल नहीं हुई। इसी तरह रनछुलाइन है, खारादर है, गार्डन है, यहाँ के जो रहायशी हैं वो भी बिजली की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। अभी जो बताया जा रहा है कि 25% इलाका शहर का ऐसा है जहाँ बिजली बहाल होना जो है वो बाकी है। अगर हम बात कर लें बारिश की, तो बारिश जो है शारा फैसल, गुलशन इकबाल और मलीर में जो है और सदर में खासतौर पे तेज़ हुई थी। यहाँ पर थोड़ा बहुत मौसम जो है अच्छा होता, लेकिन इस वक्त अगर हम बात कर लें तो मौसम जो है हब्स है, मौसम में हवाएं नहीं चल रही, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी गर्मी महसूस कर रहे हैं। दिन भर भी अगर हम बात करें गर्मी की शिद्दत थी। शाम में जो है बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद जब बिजली बहाल होना शुरू हुई थी तो मगरिब के फौरी बाद जो है तेज़ मौसलाधार बारिश जो है कोई कई इलाकों में हुई। हाँ, उसके बाद फिर बिजली चले गई। अब बिजली कई इलाकों में जो है बहाल होना शुरू हो रही है। लेकिन बारिश हुई है, उसके बावजूद भी गर्मी खत्म नहीं हुई, हब्स अभी भी बरकरार है। अली हफीज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। बिजली तो गिर गई, हम महंगाई की बात कर रहे हैं। कराची वालों तैयार हो जाओ, दूध महंगा होने जा रहा है। 1-2 रुपए नहीं, पूरे 20 रुपए लीटर महंगा होगा। डेयरी फार्मर्स एक्शन कमेटी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर 5 सितंबर को इजाफे का ऐलान करेगी। कीमतें पूरे मुल्क में बढ़ेंगी। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने यह भी बता दिया मुल्क में दूध की कीमतें मजीद बढ़ने जा रही हैं। अवाम जेब ढीली कर लें, दूध की कीमतें मजीद बढ़ने जा रही हैं। 130 रुपए में मिलने वाला दूध अब 150 रुपए तक मिलेगा। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने समा से गुफ्तगू में वजूहात बता दी। दूध की कीमतें हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में, वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में, जिसकी बुनियाद पे अजनास मुसलसल महंगे होते जा रहे हैं। ये अजनास को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जानवरों की नस्ल कशी हो रही है, जिसकी बुनियाद पे अजनास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। शाकिर गुज्जर का कहना है जिन अजनास की कीमत 15 रुपए किलो थी वो अब 45 की मिल रही है। भूसा, चोकर, मकई सब एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत दूध की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करे। ये करप्शन है और यकीनन दूध के पैसों में हर जगह पैसा इन्वॉल्व रहा है माजी में, और अब भी इनकी तवक्कुआत यही है कि जी हम ही ने पैसे दें, हम ही ने पैसा हरगिज नहीं देंगे जी। अगर ये हम पे क्रैक डाउन करेंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं। शाकिर गुज्जर के मुताबिक कराची एक सनती शहर है। यहाँ मजदूर और चारा सब अंदरूने सिंध या पंजाब से आता है, इस वजह से यहाँ दूध की कीमत ज्यादा है। कोरोना की सूरत हाल बताएं। मोहलिक वायरस ने मजीद 101 जानें ले ली। 24 घंटे में 3500 से ज्यादा शहरी भी वायरस का शिकार हो चुके हैं। एनसीओसी ने 18 साल से कम उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। असद उमर कहते हैं 40 शहरों में से 20 में हदफ मुकम्मल कर लिया। अब सिर्फ अंगूठा लगाने से काम नहीं चलेगा। सिम खरीदनी है तो फेस स्कैनिंग भी कराना होगी, लाजमी कराना होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने नए तस्दीकी निज़ाम के पायलट मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मोबाइल फ़ोन सिम खरीदने और फ़रोख्त करने वाले दोनों अफराद की फेस स्कैनिंग ज़रूरी होगी। PTA का कहना है गैर कानूनी सिम्स के कारोबार में मोबाइल कंपनीज का स्टाफ मुलव्वस है। ये सिम दहशतगर्दी और दीगर जराइम के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारे लिए सरकारी मराद हराम और अफसरान के लिए हलाल क्यों हैं? तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान सूबाई काबीना के इजलास में ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़े। कहा अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट लिखने का इख्तियार वुज़रा को होना चाहिए। वुज़रा को इख्तियार ना मिलने तक निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। आपको मालूम है पाकिस्तान में सूरज की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं? शाहीन शहजादी के साथ जाके देखते हैं। शकरगढ़ का गांव मसरूर, जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पाकिस्तान की जमीन चूमती है। ये पाकिस्तान का वो गांव है जिसकी गोद में सूरज आंख खोलता है, किरणें फूटती हैं तो जिंदगी रवां होती है। सूरज की किरणें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की ओट से निकलकर सबसे पहले बड़ा भाई की सरजमीन पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है इसको यही कहा जाता है कि चढ़ते सूरज की सरजमीन है। इसी गांव से जो है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लिया जाता। शकरगढ़ की जमीन पर वक्त अपनी रफ्तार बदलता है। 2 कदम चलते ही आधा घंटा आगे निकल जाता है।
सरहदी गांव होने की वजह से यहाँ घड़ियाँ भारत का मयारी वक्त भी दिखाने लगती हैं। यहाँ ऐसे जंगजू दफन हैं जिनकी कब्रें 9 गज लंबी हैं। बुजुर्ग की मदद को आने वाले शेर, भैंस और सांप की कब्रें भी सदियों पहले बनाई गयी। इनका कद 9 गज था। ये अफगानिस्तान से तशरीफ आए थे, उसके बाद यहीं पर ये मतलब मदफन है। ये बाबा जी की खिदमत की। आज हजारों लोग इनके दरियाफ्त पर बाबा जी के मज़ार पर इनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। यहाँ ट्यूबवेल बिना बिजली के चलते हैं। मोटर चलाए बगैर ज़ेरे जमीन पानी खेत सैराब करता है। मूंजी लगाने आ, कणक बीजने आ, उन्होंने पानी देने आ। सानू ना इहदे ते बिजली का खर्चा, ना डीजल का, ना कोई फिटर इंजन लगा। इस गांव को बड़ा भाई मसरूर भी कहा जाता है।